Hey guys, welcome to my YouTube channel Incredible Studies. This is lecture number 2 Chemical Equation and Reactions. होप करता हूँ आपने पहले वाला लेक्चर देख लिया होगा। उसमें हमने सीखा था कि हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, केमिकल चेंज क्या होते हैं, एक केमिकल इक्वेशन को बोलते क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे पास कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस है। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन आ रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी? कॉम्बिनेशन से समझ में आ रहा होगा कंबाइन। कंबाइन का मतलब जुड़ना, तो हमें समझ में आ गया। अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि एक केमिकल इक्वेशन के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि हम रिवाइज करा देंगे, हमारे राइट हैंड साइड पे होंगे सारे रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में बनेंगे वो होंगे हमारे पास प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन का मतलब है जब कोई चीज आपस में जुड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट्स होंगे वो आपस में जुड़ गए होंगे और उनसे कोई एक प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो एक हमारे पास दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे और वो जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उस रिएक्शन को हम बोल लेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिख लेंगे इन विच टू और मोर reactants react with each other to form a single product. It is known as combination reaction. तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक रिएक्टेंट ए है, उसने बी के साथ रिएक्ट कर लिया तो उससे बन जाएगा ए बी। ठीक है, चलो अब बुक का एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे C प्लस O2 गिव्स आउट CO2, H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, जैसे CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। अब ये हीट यहाँ पे वो नहीं है, इसका वो नहीं है प्रोडक्ट, है तो प्रोडक्ट ही, लेकिन रिएक्शन में हमें दिखेगा नहीं, हीट इसमें से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको एज अ प्रोडक्ट इसमें कंसीडर नहीं करोगे, रिएक्शन के अंदर वैसे प्रोडक्ट होगा। तो इसमें दो रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है जो होगा हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस। अब ध्यान रखने वाली चीज क्या है, ये जो CaO है इसका नाम है यहाँ पे क्विक लाइम, क्विक लाइम, और ये जो CaOH का होल ट्वाइस है इसका नाम है स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, या फिर इसे दूसरा नाम दे देंगे हम लाइम वाटर। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आई होगी, टेक अ स्क्रीनशॉट और तो चलिए अभी हमने देखी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर एक और चीज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हीट निकल रही है। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास दो रिएक्शन हो जाएगी, इसकी नहीं है वो, पर और रिएक्शन में मिल जाएगी देखने को, पर मैं यही समझा रहा हूँ। तो आपके पास दो टाइप की रिएक्शन और होंगी, यही लिख देता हूँ। इसके अंदर मत इंक्लूड करना, अलग से करके लिखना। एक हो गया आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार पॉइंट में लिख लेना, और एक हो गया आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर, थर्मिक का मतलब हीट। ठीक है, हीट मतलब गर्मीपन। ठीक, तो एक्सो का मतलब बाहर, बाहर का मतलब जब हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं उसके अंदर हमें हीट देने की जरूरत नहीं पड़ रही, हीट उसमें से खुद ब खुद निकल रही है। क्लियर? एक्सोथर्मिक का मतलब जिस रिएक्शन के अंदर से खुद ब खुद हीट निकल रही है, हमें उसके अंदर हीट देने की जरूरत नहीं पड़ रही, उन रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होंगी जिनके अंदर हमें हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन कराने के लिए। जैसे अगर आप एक क्या बोल रहे हैं, आप एक भगोना ले गए पानी का, उसमें पानी भर दिया तो पानी खुद ब खुद थोड़े गर्म हो जाएगा, तो आपको उसे गैस पे रखना पड़ेगा, उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो गर्म होगा। तो वो वाली रिएक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम एक्सोथर्मिक में लिख सकते हैं द रिएक्शन
in which heat is evolved का मतलब निकलना, और given out are known as exothermic reaction. The reactions in which the heat is given in, वो वाली होंगे आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी, CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। तो ये कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे हम लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें अगर आप एक आधी रिएक्शन और लेना चाहो तो हम लिख सकते हैं अपनी वो वाली, कौन सी रिएक्शन थी वो, अच्छा इसकी लिख लो पहले। अगर हमें आयरन की रिएक्शन करानी हो H2O के साथ तो हमें हीट करना पड़ेगा स्टीम में, तो इसमें हम हीट देंगे, यहाँ से बनेगा Fe3O4 और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। और हम इसमें कर सकते हैं एसिड प्लस बेस की रिएक्शन, उससे हमारे पास बनेगा सॉल्ट और साथ में निकलेगी हीट, ठीक। एग्जांपल के तौर पे हमने एसिड ले लिया HCl, बेस ले लिया NaOH। अभी हम एसिड बेस भी करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा HCl और NaOH है क्या। यहाँ से बन जाएगा हमारा NaCl और साथ में निकल जाएगा पानी और थोड़ी हीट। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। होप करता हूँ समझ में आया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अगली रिएक्शन आ रही है हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। हम कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, एक्सोथर्मिक पढ़ चुके हैं, एंडोथर्मिक पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास आ रही है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अभी डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होगी? कॉम्बिनेशन को याद करो। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हो रहा था? दो रिएक्टेंट जुड़ के या उससे ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे थे। डीकंपोजिशन में ठीक इसका उल्टा होगा। यहाँ पे एक रिएक्टेंट होगा, वो टूट के दो तीन चार उसमें प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा, ठीक है। एक रिएक्टेंट होगा, वो 2 3 4 प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा, वो हो गया हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो लिख लेंगे इन विच ए सिंगल कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट react to form two or multiple products। ठीक है बच्चों। अब एक तरीके से एग्जांपल ले लेंगे। जैसे हमारे पास एक है ABC रिएक्टेंट, उसे हमने हीट करा, कुछ भी करा, उससे हमारे पास 3 प्रोडक्ट मिल गए, A प्लस B प्लस C। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं FeSO4 गिव्स आउट, इसे हीट करेंगे, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये हमारे पास एक डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब मेनली इस रिएक्शन, इससे मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मतलब ऐसे डायरेक्ट तो पूछ लेंगे नहीं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होगा, या फिर 5 नंबर में चारों रिएक्शन पूछ लेंगे एक बार में। आपके पास मेनली क्वेश्चन मिलेगा कि आप ऐसी 3 रिएक्शन दो जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, हीट और सनलाइट का इस्तेमाल हो रहा हो। तो आपके पास हीट की तो ये आ गई, Fe3O4 गिव्स आउट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक। ये तो होगी आपकी हीट वाली। दूसरी रिएक्शन आपके पास आ रही है सनलाइट वाली, या पहले हम रिएक्शन ले लेंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाली। इलेक्ट्रिसिटी वाली इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ लेंगे मेटल नॉन मेटल में। H2O जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस सिंपली बता दो अगर क्या बोल लेंगे सिंपल वर्ड में, वो रिएक्शन जिनके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत पड़ रही है, उन रिएक्शन को हम बोल लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। क्लियर? तो यहां पे हम देंगे इलेक्ट्रिसिटी, यहां से हमें मिलेगा H2 प्लस O2, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सनलाइट वाली रिएक्शन। यहां पे हमारे पास है AgBr। जब हम इसे सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो ये Ag प्लस Br2 में टूट जाएगा। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, जितनी भी मैं रिएक्शन लिखवा रहा हूं, मैं भले ही उन्हें बैलेंस ना कर रहा हूं, आप बैलेंस करते चलना, क्योंकि उससे आपका बैलेंसिंग गेम स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। उसके बाद ये 3 रिएक्शन होगी, नोट कर लीजिए।
तो एक रिएक्शन हमारे पास AgBr, सनलाइट देंगे Ag प्लस Br2। इसके बाद एक रिएक्शन है हमारे पास AgCl, इसमें भी हम सनलाइट देंगे और यहां से हमें मिलेगा Ag प्लस Cl2। ठीक है, अगली रिएक्शन, अच्छा ये दोनों जो रिएक्शन है सनलाइट वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की, ये वाली हमारे पास हीट की। हीट की एक और देख लेंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसे हम हीट करेंगे तो ये टूटेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, एक रिएक्शन हमारे पास CaCO3, इसे हम हीट करेंगे, ये टूटेगा CaO प्लस CO2 इसके अंदर। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना, ये वाली जो दोनों रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शन को हम यूज करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और ये वाली जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसे बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा नाम होगा इसका लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। और इसका भी बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्विक लाइम, पिछले लेक्चर में बताया था क्विक लाइम। अब इसके हम लैंग्वेज यहां लिख लेंगे, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड is an important decomposition reaction because it is used in making or manufacturing सीमेंट। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो उससे मिलेगा हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इससे हम सीमेंट बना देंगे। ठीक, तो जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी वो इस रिएक्शन को यूज करके सीमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। क्वेश्चन आपको बोला जाएगा कि भाई एक हीट की रिएक्शन दे दो, एक इलेक्ट्रिसिटी की रिएक्शन दे दो, और एक हमारे पास दे दो सनलाइट की रिएक्शन। तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन लिखवा दी। इनमें से आप 3 रिएक्शन, मतलब याद तो सारी करनी पड़ेगी, इनमें से कोई भी आप 3 रिएक्शन दे देना अगर आपसे पूछेंगे। ठीक है, नोट इट डाउन। तो गाइस अगली जो हमारे पास रिएक्शन आ रही है वो रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम कॉम्बिनेशन पढ़ चुके, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन। अब इसके बाद हमारे पास तीसरी रिएक्शन आ रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इसके अंदर एक एलिमेंट, समझ रहे हैं ना, इधर रिएक्टेंट होंगे इधर प्रोडक्ट होंगे। जो रिएक्टेंट्स होंगे उनमें जो एक रिएक्टेंट होगा वो दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह बैठ जाएगा और उससे फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर नहीं हुआ? रिएक्शन से देखेंगे, जो एक रिएक्टेंट होगा वो दूसरे रिएक्टेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस करके उसकी जगह बैठ के प्रोडक्ट बना लेगा और उसे कर देगा रिएक्शन से बाहर। ठीक, अभी देखते हैं, जैसे हमारे पास AB एक रिएक्टेंट है और उसे हमने C से रिएक्ट कराया, तो ये C क्या करेगा, इस B को यहां से हटा देगा और यहां से बना लेगा AC, और जो B होगा वो अलग हो जाएगा। अब समझे होंगे? तो जो एक रिएक्टेंट होगा वो दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह चला जाएगा और प्रोडक्ट बना लेगा, और जो रिएक्टेंट था वो रिएक्शन में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एन एलिमेंट डिस्प्लेस another element and form product। तो इसका एग्जांपल हम ले लेंगे, Pb प्लस CuCl2 gives out PbCl प्लस Cu। ठीक है,
एक हम और ले सकते हैं अपना Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। एक एग्जांपल और ले लेंगे, जैसे कि Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu, ये PbCl2 आएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कुछ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी की कुछ एक्टिविटी दे रखी है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो दो रिएक्शन है इनके अंदर सबसे पहले तो हमारी ये वाली रिएक्शन आप कैसे दे रखी है, एक टेस्ट ट्यूब है आपके पास और उसके अंदर इन्होंने भर दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4 का, और आयरन Fe तो समझते होंगे आयरन, इन्होंने एक आयरन की नेल ली और उसे डिप कर दिया सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन हुई, अब आपको पता है इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। FeCu को डिस्प्लेस कर देगा, तो पहले जो इस कलर का सॉल्यूशन था वो था ब्लू, और रिएक्शन करने के बाद जो इस कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन, फेड ग्रीन बोल सकते हैं। और साथ में जो आपकी कील थी पहले थी शाइनी, और उसके बाद अब उसके ऊपर कॉपर आने की वजह से वो आ जाएगी ब्राउन कलर की, क्योंकि इसके ऊपर हो जाएगा Cu डिपॉजिट। तो इसके अंदर आपको दो ऑब्जर्वेशन बतानी है। पहले जो कलर का सॉल्यूशन था वो था ब्लू, और रिएक्शन होने के बाद वो कलर हो जाएगा फेड ग्रीन। ठीक है, और जो आपकी लोहे की कील थी उसके ऊपर सारा कॉपर जमा हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन, जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका कलर होगा ब्लू, और जब कॉपर सल्फेट में जिंक इसे डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेगा तो इसका सॉल्यूशन का कलर कर देगा वो कलरलेस। बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है। ये तीन रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है आपके सिलेबस के हिसाब से। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। तो दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास आ रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को आके डिस्प्लेस कर रहा था और उसकी जगह ले रहा था। ठीक है, तो उससे प्रोडक्ट बन रहा था। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या दो बार जगह डिस्प्लेस होगी या फिर दो एलिमेंट डिस्प्लेस करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज का मतलब ये कैप है, ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है। इसमें क्या होगा, इसका एक रिएक्टेंट निकल के इस वाले रिएक्टेंट के साथ जुड़ जाएगा, इसका रिएक्टेंट निकल के इसके साथ जुड़ जाएगा। कहने का मतलब सिंपल चीज है, दो एलिमेंट क्या कर लेंगे, अपनी अपनी जगह स्विच कर लेंगे। ठीक है, यानी ये जाके यहां जुड़ गया, उल्टा जोड़ दिया, ये यहाँ के यहाँ जुड़ जाएगा और ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा। यानी कोई रिएक्शन से बाहर नहीं होगा, अकेला नहीं रहेगा, बस इनकी जो प्लेस थी वो इंटरचेंज हो जाएगी। क्लियर? अभी देख लेंगे क्लियर नहीं हुआ होगा। देखो हमारे पास रिएक्टेंट है A B और दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास C D। तो इसमें क्या होगा, जगह बदल लेंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। B चला जाएगा D की जगह और D आ जाएगा B की जगह। तो इसमें हम लिख सकते हैं AD प्लस BC। क्लियर? क्या हुआ, यहाँ पे जो B था वो तो C की इसकी D की जगह चला गया और जो D था वो B की जगह चला गया। ठीक है, इसमें होगा समझौता। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था, कोई बहुत जोरदार आदमी था और एक मतलब नौजवान छोटा मोटा आदमी था। ठीक है, तो उसने उसकी जगह घेर ली, नौजवान ने चाटा मारा, उसकी जगह जाके बैठ गया, तो वो कुछ कह नहीं सकता, बेचारा कमजोर है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा, समझौता, भाईचारे से काम चल रहा कि भाई कोई नहीं, तू मेरी जगह ले ले, मैं तेरी जगह ले लूंगा। ठीक, तो इसमें ऐसा हो रहा है। तो ये आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंपल सी चीज है, इसके अंदर हो क्या रहा है, अरे यार कंफ्यूज हो गया, सॉरी। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर हो क्या रहा है, इंटरचेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है आपका, वही मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसे पकड़ के चलना। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, अब ये Na2SO4 क्या है, Na2SO4 है हमारे पास सोडियम सल्फेट, BaCl2 हमारे पास बेरियम क्लोराइड, NaCl हमारे पास सोल्ट जो आप घर में यूज करते हो, कॉमन सोल्ट,
या फिर सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं, और BSO4 है हमारे पास बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में ऐसा खास क्या है, इस रिएक्शन में खास ये है कि यहाँ एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दूसरा इसके अंदर एक बनेगी पीपीटी। पीपीटी आपने पहली बार नहीं सुनी होगी, शायद सुन रखी होगी। पीपीटी को हम बोलते हैं, वो वाली नहीं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्यूटर वाली, इसका मतलब है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन। अभी प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन का मतलब है प्रेसिपिटेट, कुछ उसमें ऐसा फॉर्म हो रहा है जो रिएक्शन के अंदर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप सोचो आपने चौक पानी में घोल दी, अब चौक के अंदर जो घुलने लायक चीज थी वो तो पानी में घुल गई, लेकिन कुछ सफेद सफेद अभी भी उसमें लगता रहा है जो कि पानी में घुल नहीं पा रहा, तो वो उसके अंदर बन गया प्रेसिपिटेट। तो सेम टू सेम जब हम Na2SO4 को BaCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उससे एक तो नमक बन जाएगा, नमक तो आपको पता है पानी में सोल्यूबल होगा, पानी में नमक तो हो गया सोल्यूबल, लेकिन उसके साथ जो BaSO4 है वो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा, वो अलग से डिपॉजिट हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर, तो वो एज अ पीपीटी फॉर्म होगा सोल्यूशन के अंदर, पीपीटी। ठीक है, अब ये पीपीटी होगी किस कलर की, वो पूछी जाएगी आपसे, वो होगी व्हाइट कलर की, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, होप करता हूं क्लियर हुआ होगा। आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेंगे। अगला है हमारे पास टॉपिक कोरोजन और रेंसिडिटी। होप यू एंजॉयड द लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।